अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सिद्रा अजीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एक और नई वीडियो के साथ। इससे पहले हमने 2024 का लेटेस्ट मॉडल पेपर अपलोड किया है। आज हम अपलोड करेंगे मॉडल पेपर। असल में मैंने वेबसाइट पे देखा था लेटेस्ट मॉडल पेपर नंबर 1, मॉडल पेपर नंबर 2, मॉडल पेपर नंबर 3। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं एक पेपर सॉल्व करने की बजाय मैं ये चारों पेपर सॉल्व करके इनकी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूं और आप लोगों के लिए आसानी हो। ये मॉडल पेपर जाहिर सी बात है एज इट इज तो नहीं आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को हेल्प जरूर मिल सकती है। और आप लोगों को ये बताने का मकसद ही यही है पेपर आपको मॉडल पेपर देने का, कि आपको पता चल जाए कि आगे जो आपके पेपर आने वाला है 26 मार्च को आपका जो पहला पेपर है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो चले आगाज करते हैं। मैंने इस वीडियो के शुरू में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर पेपर भी शो करवाया है। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो कि यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व करने का शुरू कर दूं तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको ये देखने में मसला ना हो कि पता नहीं ये कौन सा मॉडल पेपर है कौन सा नहीं। इसी वजह से मैंने नाम भी लिख दिया मॉडल पेपर, क्योंकि एक लेटेस्ट मॉडल पेपर एक है मॉडल पेपर। तो लेटेस्ट मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो मैंने पार्ट्स की वीडियोस बना के अपलोड की है, लेकिन अब मैं उसको भी इकट्ठा करके एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो ये आपका मॉडल पेपर है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपने क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स करने हैं जिसमें ईच पार्ट कैरीज 4 मार्क्स है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7। ठीक है, यहाँ पर जैसे पार्ट 1 का और मतलब आपको मतलब ऑप्शंस नहीं दी, पार्ट 2 में दी हुई है, पार्ट 3 में नहीं, पार्ट 4 में दी हुई है, पार्ट 5 में, पार्ट 6 में, पार्ट 7 में। ठीक है, अब आते हैं आपके सामने पार्ट 8। पार्ट 8 में भी आपके पास चॉइस है, पार्ट 9 में भी आपके पास चॉइस है। पहले आपके पास क्या होता था कि आपका पहला जो पैटर्न था उसमें था ये कि आपको 14 या 13 पार्ट्स आते थे जिसमें आपने टोटल 9 अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, टोटल 14 या 13 होते थे उसमें से 9। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अब इस वक्त ये दे दिया है कि टोटल 9 पार्ट्स दे रहे हैं, लेकिन इन 9 पार्ट्स में आपके पास सारे पार्ट्स में चॉइसेस है। इसका मतलब आपके टोटल मिला के 18 पार्ट्स हो गए। ज्यादा बेहतर तो ये मुझे पेपर पैटर्न लग रहा है, लेकिन अब सारे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, मुश्किल बहुत आसान है बेटा, ये आपके लिए आसानियां है। अब जैसे पार्ट 1 में अगर आपके पास चॉइस है तो वो एक ही चैप्टर से चॉइसेस आ रही हैं, तो इसलिए आपके लिए काफी बेहतर है। सेक्शन सी आपके पास क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। पहले आपके पास आता था 5 क्वेश्चन, लेकिन अब आपके पास आ रहे हैं 3 क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे तो खैर एनीवेज बहुत अच्छा लगा है, लेकिन उम्मीद है आपको भी अच्छा लगता है। चले हम आगाज करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आ गया। इसके अंदर चॉइस नहीं थी, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया, तो वो यहाँ पर इसमें चॉइस नहीं थी और का मतलब ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो ये सिंपल है। 3x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 5x² + 2x + 1। ये आपका यूनिट नंबर 1 से आया है, एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट जो है ना वो उस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। अब ये सॉल्व द इक्वेशन है, जैसे मर्जी आप सॉल्व करें, चाहे इसको कंप्लीटिंग बाय स्क्वायर से करें, चाहे इसको आप तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, चाहे फैक्टराइजेशन से करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको लिख दिया सॉल्व द इक्वेशन, इन्होंने आपको मेंशन नहीं किया कि इस मेथड से करना है। जब मेंशन नहीं है तो आपको जो मेथड आता है आप उसी मेथड से करें। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा इजी लगता है, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगता है। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड ज्यादा इजी लगा, मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये आपके सामने आया है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको आता है शो दैट द इक्वेशन x² + mx + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपल इसको यहाँ बताना है कि हमारे पास जो है इक्वेशन वो इक्वल रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, सिंपल ये चीज बतानी है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपको इक्वेशन गिवन है ना उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल आपने ना फैक्टराइज करके इसमें जो है सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी। जब आपने सी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है तो आपने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया। जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया तो आपने इसको कंपेयर करना है एक और इक्वेशन के साथ, जो आपको बताएगी, आपको बाद में बताएंगे कि ये आपका जो इक्वेशन है वो रूट इक्वल के रूट्स है या नहीं है। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको यही करना है। यहाँ पर आपने b² - 4ac का फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जब आपने वैल्यूज पुट कर ली, अगर तो आपके पास डिस्क जो आपका निकले डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो समझ ले आपका जो है
इक्वेशन वो इक्वल रूट्स के इक्वल है, सामने आपके आ गया है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि जब हमने वैल्यू पुट की तो उसमें 0 आ गया, तो नाउ एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल। दैट्स इट, सिंपल सा। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी देख लें। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर आपका एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो अगर यूनिट 2 से है तो अगला भी यूनिट 2 से ही होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस तरह आपके पास चैप्टर्स की चॉइसेस ज़्यादा आ जाएँगी और आप आराम से ना एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह ना तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं पार्ट की तरफ अपने। तो हमारे पास यहाँ पे इफ थीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 थीटा 2 गामा। ठीक है, यहाँ पर ये यूनिट 2 से है, एग्जांपल 2 से, पेज नंबर 32। वहां पर अल्फा बीटा यूज हुआ है, यहाँ पर आपके पास थीटा और गामा यूज हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ना उसमें आपने सम ऑफ द रूट्स निकालना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। जब आपने सम ऑफ द रूट्स निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एस पी प्लस पी इज इक्वल टू 0 होती है। उसमें आपने सम ऑफ द रूट्स जो निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल यही करना है। आपका जो ये यूनिट 2 का जो चैप एक्सरसाइज है वो अल्फा बीटा पे है पूरा, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर थीटा गामा दे दिया है। अदरवाइज कोई ऐसा फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। सॉल्व भी उसी तरह ही होना है, इक्वेशंस भी उसी तरह ही हैं और इवन के फॉर्मूले भी वही हैं। लेकिन फर्क ये है कि अल्फा की जगह थीटा दे दिया और बीटा की जगह गामा दे दिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा फर्क नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। फिलहाल आपके पास ये चॉइसेस आ गई हैं कि चैप्टर 1 अगर आप करते हैं और चैप्टर 2 करते हैं तो आपके पास 2 क्वेश्चंस 2 पार्ट्स तो आपके पास कंप्लीट हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगे और आपके पेपर भी अच्छे हों। अब जैसे कि आपके सामने पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में क्या है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड P इज़ इक्वल टू 12 कि प्रोपोर्शनल टू Q और P इज़ इक्वल टू 12 है जब Q जो है वो 4 है। राइट एन इक्वेशन कनेक्शन P एंड Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पर ये यूनिट 3 से आया है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जो आपका P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, तो इसका मतलब जो आपका P है वो इज इक्वल टू क्यू के है। जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कहेगा तो वो इज इक्वल टू Q। अगर ये होता Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P तो फिर इसका मतलब Q पहले लगेगा तो P बाद में, इसलिए P पहले लग गया इज इक्वल टू क्यू के। ठीक है, जिसमें आपने K की वैल्यू निकाली और जब K को उधर लिया तो आपके पास P ओवर Q आ गया। अच्छा, ये आपके पास एक बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी के इक्वल क्यू में पी की वैल्यू पुट करनी, क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू निकाली, उसके बाद उसने पुट कर देना और 24 आ गया। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं कुछ करना। अच्छा, अगला पार्ट आपका यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.6 से है। ये भी बहुत सिंपल है। आपने सिंपल सॉल्व करना है कि सबसे पहले जैसे ऊपर भी इजिकल टू के इक्वल रखा तो ये भी के इक्वल रखा। आपके रेशो गिवन थे तो रेशो जो आपको बताते हैं वो फ्रैक्शन से a और b इक्वल टू के सी डी ओवर के और e ओवर f इक्वल टू के। यहाँ पर आपने a की वैल्यू निकाली वो आ गया b के, c की वैल्यू निकाली d के, e की वैल्यू निकाली f के। अब आपने प्रूव जो करना है वो मैंने लिख दिया। उसके सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपने a और c और e की वैल्यू डालनी है डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर ऐसे ही एज इट इज रहेगा। तो जब आपने डाली है तो उसके बाद आपके पास बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉमन निकल रहा साइड पे हो जाएगा और आपके पास के कॉमन निकल रहा था। जब आपने के कॉमन निकाला तो वो ऊपर से नीचे कट गया तो आपके पास 1 ओवर के हो गया। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर के आया, अगर यही राइट हैंड साइड 1 ओवर के आएगा तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो हमने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड के साथ भी यही किया कि ए सी ई की वैल्यू रखी, उसमें बीडीएफ कटा, बीडीएफ काट दिया, 1 ओवर के क्यूब आवा तो क्यूब क्यूब से कट गया तो बाकी हमारे पास क्या रह जाता है 1 ओवर के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 ओवर के आया था, राइट हैंड साइड में भी 1 ओवर के आया, तो इसका मतलब है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, बहुत इजी है। मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप चैप्टर्स टू चैप्टर रिवाइज करें। आप सिंपल क्या करें कि पहले तो मॉडल पेपर से तैयारी करें, उसके बाद पास्ट पेपर कौन कौन से 2023 2022 और 2019 के पास्ट पेपर्स पकड़ लें और उसको रिवाइज करें। और यकीन करें आपका पेपर की तैयारी इतनी अच्छी होगी ना कि आप बाद में खुद ही कमेंट करके कहेंगे कि मैम हमने आपके कहने पे इसी तरह किया और हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि बहुत आसान पेपर है, कोई मुश्किल नहीं है।
मैंने जब से ये वीडियोस डाउनलोड करना शुरू किया, आप यकीन करें मेरे फिंगरप्रिंट्स पे ना ये क्वेश्चंस हो गए और मुझे बिल्कुल समझ आ गई कि हमने किस तरह करना है। तो अभी आपके पास 10-15 दिन है, तो प्लीज आप जितना भी हो सके ना इस सॉल्व पेपर को सॉल्व करें, इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। अब हमारे पास अगला पार्ट आ जाता है 4। अब ये सेट्स का क्वेश्चन है, यूनिट 5 है, सेट है आपका जो चैप्टर, उसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3। मैंने ये भी मेंशन कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और 4 पार्ट है और पेज 98 है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, आपने ये प्रूव करना है। यू गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है। तो आपने जो प्रूव करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले हमने क्या करना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हमने उसको सॉल्व करना था, फिर विद ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकाला, जिसमें हमारे पास इंटरसेक्शन बी में हमारा जो होता है वो नल सेट आ गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकाला, तो वो आपके पास आ गया 1 से लेके 10 तक। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में ए डैश यूनियन बी डैश। तो इससे पहले हम ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे, फिर ए डैश यूनियन बी डैश निकालेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए यू माइनस ए आया, तो आपके पास आ गया 1 3 5 7 8 9 10। अब बी डैश जब निकाला तो वो यू माइनस बी आया, तो यू माइनस बी किस तरह से है कि आपने u की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, उनको आपस में माइनस किया, तो आपके पास बाकी रह जाता है 2 4 6 7 8 9 10। अब आपका a डैश भी निकल गया, b डैश भी निकल गया। इसमें आपने क्या किया, ए डैश यूनियन बी डैश लिया, ठीक है, और उनको आपस में किया जब तो आपके पास वैल्यू निकल आई 1 से लेकर 10 तक। तो इसीलिए हैंस वेरीफाइड द रिक्वायरमेंट कि हमने क्या प्रूव करना था कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो वो आपके सामने हो गया कि इंटरसेक्शन बी होल डैश जो होता है वो इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश के है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा ऑप्शन जो है नेक्स्ट, वहां पर इफ ए गिवन है, बी गिवन है, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो सबसे पहले ए और अब बी आपके पास है, आपने रिलेशन आर निकालना, वो आपको फॉर्मूला पता है, वो उन्होंने दिया हुआ है सेट, ठीक है। उसी में आपने बस y की वैल्यूज को लेके 2 इज इक्वल टू एक्स रख लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। डोमेन ऑफ आर आपने निकालना है और रेंज ऑफ आर निकालना है। बहुत सिंपल है ये तो, खैर 2 स्टेप्स हैं आपके सामने, इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास आ गया पार्ट 5। पार्ट 5 ये जो है यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर है, बुक का एक्सरसाइज 6.2 है, वहाँ आपने हिंट ले लेनी है वहां से, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आपके पास एक स्कोर गिवन है, ठीक है, उसमें आपने मीन मीडियन मोड निकालना है। तो आपके पास मीन जो है वो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन होता है। मीडियन आप आगे मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे, और मोड भी मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल अभी हम चलते हैं मीन की तरफ। तो मीन आपके पास जो आपके पास स्कोर गिवन है उसको हम लेट कर देना है एक्स, ही हमारी गिवन होती है, क्योंकि जो भी चीज आपको गिवन होती है वो आपका एक्स ही होता है। उस एक्स को हमने कॉलम के उसमें लिख लिया, जब आपके पास आ गया तो आपने जब इनको प्लस किया तो वो आपका समीशन एक्स हो जाता है। जब आप कोई टोटल करते हैं तो उसको हम समीशन से डोनेट कर देते हैं। तो समीशन एक्स इज इक्वल टू 19 आ गया। यही पुट किया तो आपके पास 19 ओवर 10 और एक्स बार क्या आ गया 1.9। सिंपल, आपके पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन हमारे पास क्या पे है, मीडियन हमारे पास है टू फाइंड मीडियन। अब यहाँ पर आपके पास हेयर n इज इक्वल टू 10, n ओवर 2 इज इक्वल टू 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। तो n प्लस 2 ओवर 2, 10 प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहले रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज करने के दौरान आपने मिड की वैल्यूज लेनी होती है, मीडियन मतलब मिड वैल्यूज, ठीक है। उसमें जब आपने मिड वैल्यूज ली तो आपके पास देखा कि वो फिफ्थ और सिक्स टर्म बन रही है। तो आपके पास जो फिफ्थ और सिक्स टर्म बन रही है तो वो आपने इनको ले लेना, उनको आपस में प्लस कर देना, आपका मीडियन निकल आएगा। यहाँ पर सिंपल आपने मोड निकालना है। तो मोड आपके पास क्या होता है, वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, आपके डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो आपका मोड होता है। वो बहुत ही सिंपल, मोड निकालना इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आपके डाटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी थी, वो थी 3। तो आपके पास आ गया 3। बस सिंपल सा है, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये भी आपका 6 चैप्टर से आया है, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ रही होगी और आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट करके बताएंगे। ये वाला अगला वाला भी आपके पास यूनिट 6 है, ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 6.3। आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रुपीज में गिवन है, सैलरीज गिवन है 7 एम्प्लॉइज की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द सैलरीज। जो आपको सैलरीज गिवन है ना, उसका आपने क्या निकालना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद वेरिएंस, ठीक है। अब हमारे पास x तो गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकालना है। तो x बार हमने x बार सबसे पहले निकालना है समीशन x ओवर n। जो आपके पास आंसर आएगा उस एक एक सैलरीज को माइनस करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है।
आप ये कॉलम भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कॉलम भी कर सकते हैं, साथ-साथ शेयर करके लिखते जाएँ। लेकिन मैंने मुनासिब यही समझा कि आपको समझाने के लिए मैं अलग-अलग कॉलम बनाऊँ ताकि आपको ईज़ी हो। तो मैंने वैसे ख़ैर यही किया है। तो आपके पास एक्स बार भी आ गया, आपको समझ आ गई हो कि एक्स बार हमने कैसे निकाला। उसके बाद आपने इनको प्लस कर लेना है, प्लस करके आपके पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने देखें एक्स बार निकाला है, सबसे पहले ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि एक्स बार हमने समेशन एक्स, तो आपके पास ये आ गया। अब हर सैलरी को आपने इससे माइनस करना है 46028.57 से। आपके पास पहले कॉलम बन जाएगा, कॉलम बनाने के बाद प्लस कर लेना। तो सबसे पहले आपने वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकल आएगा तो उसके बाद उसी को स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना, सिंपल। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो। अगर आपको मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ ना, मैं इसको सही कर लूँगी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो कोई ऐसा फ़रिश्ता तो हूँ नहीं, ज़ाहिर है इंसान हूँ, इंसान से तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपको अगर मेरी कहीं भी किसी भी वीडियो पे आपको कोई भी मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। कि मैम यहाँ पर ये कैलकुलेशन की गलती है तो ठीक कर लें, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है बाकी बच्चे तो देखेंगे और फटाफट इसको कर लेंगे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियोज़ की वज़ह से कोई ऐसा आप लोगों के साथ पेपर में गलत हो जाए। तो अच्छी बात है अगर आप मेरी इसकी मिस्टेक्स को निकालेंगे। अब आपके पास 6 पार्ट आता है, 6 पार्ट में आपके पास ये आता है टैन थीटा, ये भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपका क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर है बुक का, यूनिट 7 है, एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 162। वहाँ से मैंने वहाँ से मैंने ये हेल्प ली और ये सॉल्व किया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, और शो करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो गिवन है tan इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन लेस देन 0। यहाँ पर टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास साइन थीटा जब लेस देन 0 होता है और tan थीटा इज इक्वल टू, तो हमारा जो है वो क्वाड्रेंट 3 पे लाई कर रहा होता है। ठीक है, वो मैंने आपके सामने बना दिया है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो आपके पास r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू रखनी है, आपके पास r निकल आएगा 5। अब आपने क्या करना है, इस r की मदद से आपने कोसेकेंट थीटा निकालना। कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा आपके पास माइनस r ओवर x होता है, कोसेकेंट थीटा माइनस r ओवर y होता है आपके पास। ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अब आपने प्रूव करना था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, x ओवर y का होल स्क्वायर, और कोसेकेंट जो होता है वो माइनस r ओवर y का होल स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर वैल्यूज नहीं भी समझ आ रही होंगी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पेज नंबर खोल लीजिएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि किस तरह से किया है। ठीक है, आपने वैल्यूज पुट की। अब आपके पास राइट हैंड साइड 25 और 16 है, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड भी 25 और 16 होगा तो आपका प्रूव होगा। तो वो आपके सामने आगे है, 25 और 16 है, ये दोनों प्रूव हो गए। तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, जो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यही प्रूव करना था, वो प्रूव आपका हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये था तो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, क्योंकि 4 मार्क्स से है तो लेंथी है थोड़ा सा हिसाब से, लेकिन खैर एनीवेज अच्छा है। अगला भी आपका यूनिट 7 से आया है और बहुत सिंपल है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर आपने प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिन। अब आपके पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपने प्रूव करना है, और प्रूफ कैसे करना है प्रूफ ये करना है कि आपने पहले साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रखना है, कॉट थीटा को आपने चेंज किया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा से, फिर आपने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये ऊपर वाला जो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो वो इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, आपने 1 के इक्वल रखा। जब 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी है, 1 प्लस को वो कट गया आपस में, तो 1 ओवर साइन थीटा, तो आपके पास आ गया कोसेकेंट थीटा। वेरी सिंपल। तो आपके पास प्रूफ हो गया कोसेकेंट थीटा, तो आपने यही प्रूफ करना था। ये बहुत सिंपल है, ये 2-3 स्टेप्स हैं और आपने प्रूफ कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। काफी आसान था, मुश्किल नहीं था ये तो, ख्याल मुझे काफी अच्छा लगा था। ये हलवा टाइप ही है, थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं जिसमें आपने प्रूफ कर देना और प्रूफ हो गया आपके सामने। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला पार्ट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। ये अब आया है पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 में इन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एम पी आर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, पी आर क्यू 135 डिग्री, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर टू मीट क्यू आर प्रोड्यूस्ड एट एस एंड फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एम आर एस मोर एवर। अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास अकॉर्डिंग टू फिगर आपने पहले फिगर बनानी है। फिगर में आपने ये बता देना है कि ये चीज इससे है, ये चीज इससे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर आपने मालूम करना है आर एस।
और आपने जब RS मालूम करना है तो आपको पता है कि जब हमारे पास जो गिवन है वो आपने उसी हेल्प से आपने ये देखना है कि यहाँ cos थीटा लगना है, tan थीटा लगना है या sin थीटा। तो जब हमने डायग्राम की हेल्प से देखा तो हमारे पास cos 45 डिग्री आया। अच्छा, यहाँ पर 45 डिग्री हमने क्यों किया? हमारे पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का, तो 135 डिग्री का एंगल को हम -90 डिग्री करेंगे तो वो हमारे पास 45, तो आपका यहाँ 45 लगना है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू थ्योरम करना है, तो थ्योरम लगा के उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और PQ की वैल्यू निकल आएगी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब है सेक्शन सी, पार्ट 8 है आपके पास। पार्ट 8 पे भी ये बहुत सिंपल है। आपको आपके पास ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम की हेल्प से आपने इसको सॉल्व करना है। 2-3 स्टेप्स हैं। यहाँ पर फॉर गिवन फिगर वी है PC बाइसेक्ट एंगल APB। अच्छा, यहाँ पर एंगल x इजिकल टू 30 है, OP इजिकल टू O है, ये रेडियस है, y इजिकल टू 30 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। उसके बाद आपने एंगल AOP B इजिकल टू 2 एंगल APB। अब यहाँ पर आपने APB की वैल्यू रखी एंगल 60 की और इजिकल टू 120। मुझे पर्सनली, मैं अगर जाऊं तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन हम सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास थ्योरम का ऑप्शन होता है। हम थ्योरम सॉल्व करके आराम से जो है ना अपने पेपर को अच्छी, मतलब हम अब रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि मुझे जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन कुछ ऐसे ट्रिकली क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ज्योमेट्री क्वेश्चन को वैसे ही इंसान जो है ना निकाल ही दे बुक से, क्योंकि ये बहुत ही मुझे बुरे लगते हैं। अब एनी हाउ, अब करना तो है ही हमने, जाहिर सी बात है, जब आया तो करना है। क्योंकि देखें, वही बात है कि बच्चे को अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप दे रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, लेकिन हमारे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। तो आपके पास सेक्शन बी में पार्ट 9 में आता है ये थ्योरम। थ्योरम इजी होता है। थ्योरम को ज्योमेट्री के क्वेश्चन से ज्यादा थ्योरम मुझे ज्यादा पसंद है, मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि थ्योरम को समझना बहुत आसान है, बहुत इजी है। वंस इफ यू आप अंडरस्टैंड करके थ्योरम को, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरम वही है जो आप समझ रहे हैं ना, वही आना है पेपर में। ज्योमेट्रिक में ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं तो वो आपको समझ नहीं आती, जाहिर है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन थ्योरम आप बहुत अच्छे रट्टे मार लें, आराम से थ्योरम करें। तो आपके पास ये थ्योरम है, इसमें भी आप रट्टे मारें और आराम से इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बहुत आसान है, थ्योरम को इतना मुश्किल नहीं है। अगर 1-2 बार आप करेंगे और उसको समझ के डायग्राम के थ्रू समझ लेना, बहुत अच्छा है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत ज्यादा। तो ये आपका यूनिट 10 है, ठीक है, थ्योरम 1 है, वहां से आपके पास आया है। और बहुत बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को करवाया 1-2 दफ़ा इनको कंप्लीट, तो माशाल्लाह इनको समझ आ गई थी और उन्होंने कर लिया था। अच्छा, अब हम इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल ABC विद साइड AP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स रेडियस। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल आपने सर्कल से भी पहले आपने क्या करना है, ए बी की लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर BC की लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर, फिर AC की लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ द आर्क, ठीक है। आपने अपना कंपास ले लेना है, कंपास के हिसाब से, कंपास की मदद से आपने इसको कर लेना है, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने इस लाइंस को ज्वाइन कर लिया। लाइंस को ज्वाइन करने के बाद आप इसमें फिर हमारे पास निकल आएगा डिफरेंट किस्म के LMNO पॉइंट्स, ठीक है। उस जैसे जैसे आप ड्रॉ करते रहेंगे, वैसे वैसे आप अपनी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे आपने क्या किया, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसके बाद विद सेंटर एट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। वो जब आपने किया, फिर आपने बी के सेंटर में रख के आपने 4 सेंटीमीटर का फिर करना है, जो आपको पॉइंट सी मिलवाएगा, ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया सी विद ए एंड बी, तो वो आपका क्या बन गया, एबीसी ट्रायंगल बन गया। जब आपका एबीसी ट्रायंगल बन गया, तो आपने क्या करना है, ड्रॉ एल एम एन एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। आपने क्या करना है कि ए बी के बाइसेक्टर के साइड पे एल एम एन ड्रॉ करना है। जब आपने वो कर लिया, फिर बीसी की साइड पे पी क्यू आर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फिर एल एन एन पी आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ बन जाएगा। जब वो बन गया, तो विद सेंटर ओ एंड रेडियस एम ओ इज इक्वल टू एम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ड्रॉ सर्कल, दिस सर्कल विल पाथ। अच्छा, यहाँ पे रेडियस आपका क्या होगा, रेडियस ये होगा कि आपका एम ए ओ MOB और MOC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अब आ जाता है सेक्शन सी। हमारा सेक्शन बी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपके पास क्या आता है कि आपके पास एक एरिया है ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच आर इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर,
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर, और हमारे पास एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो जो आपको गिवन है। अच्छा, यहाँ पर एरिया का जो फॉर्मूला है वो लेंथ और विड्थ के साथ वो आपने लिख दिया, उसमें आपको एरिया 48 गिवन है और लेंथ विड्थ हमारा एक्स वाई से गिवन है, इसलिए हमने एक्स वाई लिख दिया। और बाय गिवन कंडीशन हमने लिख दिया कि वो इंक्रीज हो रहा है x+4 और y+4। उसके बाद आपके पास न्यू रेक्टेंगल की इक्वेशन बन जाएगी, इसको बाय फैक्टराइजेशन करना, वैल्यूज पुट करना, और आपके पास एक और इक्वेशन निकल आ जाएगी, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जिसको हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, आपने वहां से y की वैल्यू निकालनी 48 ओवर x और इसको पुट कर देना इक्वेशन 2 में। जब आपने इक्वेशन 2 में पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 8। फिर इसी x की वैल्यूज को अपने इक्वेशन 3 में पुट करना है, जहां से आपको y की वैल्यूज निकालनी है। आपने x की वैल्यूज को पुट किया, आपके पास y की वैल्यूज निकल आए। x की वैल्यू आपके पास 6 8 आ गई, तो y की वैल्यू 8 6 आ गई। तो इधर विथ जो होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर या लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर। अगर आपका विथ 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आपका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास x की वैल्यूज भी 2 आ गई और y की वैल्यूज भी 2 आ गई, तो आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या वैल्यूज है। इसी वजह से इसी सूरत हाल में हमने यहाँ लिख दिया कि विद अगर 6 सेंटीमीटर हुआ तो लेंथ फिर 8 सेंटीमीटर होगा। अगर यही विद 8 सेंटीमीटर हुआ तो लेंथ हमारा 6 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी इंशाल्लाह, और आप बहुत खुश होंगे मेरी वीडियोस के साथ। अगला हम देखते हैं, ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन से यूनिट नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, सेक्शन सी है, ठीक है। और ये पेज नंबर 80 है, वहाँ गिवन है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन गिवन है ना, तो वो आपने लेट ए पहले करना है, फिर बी एक्स प्लस सी कर लेना है। यहाँ पर ये आप ध्यान रखना कि जब आपके पास स्क्वेयर आ जाता है ना, किसी भी एक्स के साथ पावर के साथ स्क्वेयर आता है ना, तो वो बी एक्स प्लस सी हो जाता है, ठीक है। और अगर वो विदाउट पावर के साथ है तो सिर्फ आप एक ही लेटर के साथ इसको लेट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्र के मल्टीप्लाइंग कर देना है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाती है, एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। अच्छा, आपकी इक्वेशन 1 भी बन गई, उसके बाद इक्वेशन 2 भी बन गई। आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में, जो आपका 1 आया वहां से आपने ए निकाला है इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आपने फिर क्या करना है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जब आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया तो आपने बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपने कंपेयरिंग किसकी कोफिशिएंट को किया, एक्स स्क्वायर को एक्स को, जहां से आपने बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब आपने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन ए। आपने क्या करना है, ए की जो वैल्यू निकली थी वो आपने इक्वेशन ए में पुट करके बी की वैल्यू निकाल ली -1/2, और आपकी जब -1/2 बी की वैल्यू निकल आई, इसी वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन बी में, जहां से आपको सी की वैल्यू निकल आएगी -1/2। जब आपका निकल आया ए बी सी, आपने इसी 3 वैल्यूज को पुट कर देना है अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन में, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जो आपका है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, उसमें पुट किया। जब आपने उसमें पुट किया तो आपके पास ये आ गया 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप 2-3 दफा करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब आपके पास आ जाता है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपने यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेंडो डिवाइडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इफ x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज जो है यूनिट 3 से एक्सरसाइज 3.4 से पेज 63 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 से आया। सेम टू सेम है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। खैर एनीवेज मैंने इसी वजह से यहाँ पर सॉल्व करने की बजाय आपके बुक का जो है ना तस्वीर ली और यहाँ पर अपलोड कर दी, क्योंकि इजी था, बहुत ज़्यादा इतना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि कॉम्बिनेंडो व डिवाइडेंडो थ्योरम बच्चों को बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं, बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं, और वो बड़े मज़े से सॉल्व कर रहे होते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इसके साथ एक्स की वैल्यू को निकालना है। एक्स की वैल्यू को जब निकाल लिया तो आपने डिवाइडेंडो थ्योरम से सॉल्व करना है और आपने इसको प्रूव कर लेना है। दैट्स इट, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब अगले स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका थ्योरम है, यूनिट 11 थ्योरम 1 पेज नंबर 203। अच्छा, मैंने ना एक चीज नोट की है, 2024 के मॉडल पेपर में भी, 2023 के मॉडल पेपर में, 2022 के मॉडल पेपर में, 2019 के मॉडल पेपर, आप बिलीव करें ये थ्योरम आप इसमें रिपीट हो रहे हैं। अगर तो आप
जो मैं आपको बार-बार एक बात कर रही हूँ कि इन सॉल्व पेपर को सॉल्व कर लेंगे और इनके थ्योरम्स को कर लेंगे एटलीस्ट, आप बिलीव करें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। आप वही थ्योरम करें जो आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं, आप यकीन करें आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। थ्योरम्स वही बार-बार रिपीट हो रहे हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं इसी वजह से बार-बार एक बात अपनी वीडियोज़ में करती हूँ कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? आप अपने सॉल्व पेपर शुरू कर लें और उनके उस सॉल्व पेपर में जो थ्योरम आ रहे हैं, आप उन्हीं को याद कर लें, इनको रट्टा मार लें और इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। आपने एक ही थ्योरम करना होता है, तो डेफ़िनिटली अगर आप वही थ्योरम कर लें, तो कोई एक तो थ्योरम आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। तो ख़ैर एनीवेज़ लास्ट हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, उसको हम मूव करते हैं। हमारे पास ये पैरेललोग्राम गिवन है, एबीसीडी हमने प्रूव क्या करना है, एसी, बीडी और इज़ इक्वल टू ये आपका यूनिट 8 नंबर है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 176। ये देखें मैंने आपके खातिर ये इतनी मेहनत की हुई है, एक्सरसाइज भी लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर भी लिख देती हूँ, यूनिट भी लिख देती हूँ, पेज नंबर भी लिख देती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो और ढूंढने में मुश्किल ना हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। सिंपल आपने क्या करना है, एक एक इक्वेशन लेनी, उसको लेट वन कर दें, दूसरी इक्वेशन लेनी लेट टू, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। जब आपने ऐड किया तो हमारे पास जो भी कटिंग हुई वो कटिंग कर दी। उसके बाद हमारे पास हमने ये बता दिया ए बी इजिकल टू डी सी है, ए डी इजिकल टू बी सी और बी एफ इजिकल टू सी ई। तो आपने उनके मुताबिक उसमें पुट कर देना और जब आपने पुट कर दिया तो आपके पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी, रिक्वायर्ड हमारे पास जो इक्वेशन थी वो आपके पास आ जाएगी, ए सी होल स्क्वायर बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर, दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है, कोई इतना नहीं है, बस आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसके लिए आपको अगर इक्वेशन याद है, आपको अगर ये भी पता है कि ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है, पैरेललोग्राम में जो भी आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं सॉल्व करने में। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये भी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस दफ़ा ये इतनी बड़ी वीडियो बनाई है वो सिर्फ आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। 32 मिनट्स की वीडियो और उसके साथ रेगुलर बोलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे अपने प्यारे स्टूडेंट्स की बहुत परवाह है। मुझे बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा करे। रमज़ान का महीना आने वाला है, अल्लाह ताला उसकी बरकत के जो है महीने की बरकत से आपको अच्छे नंबरों से पास करें। मेरी हमेशा यही दुआ है, जो मेरी वीडियो देख भी रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे, मेरी बहुत सारे नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं आपके साथ है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।